अफगानिस्तान में तेजी से बदलते घटनाक्रम और मौजूदा हालात से ऐसा लगता है कि तालिबान लंबे समय तक सत्ता में लौट आया है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर मध्य और दक्षिण एशिया के देशों की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। भारत के लिए भी ये सब बहुत चुनौतीपूर्ण है। सामरिक मामलों के जानकारों को लगता है कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि वो तालिबान की हुकूमत को मान्यता दे या नहीं। वैसे इसे लेकर राय बटी हुई भी है। कुछ एक विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत को फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि तालिबान की विचारधारा में कोई खास बदलाव नहीं आया है। वो तब भी लोकतंत्र लागू करने के खिलाफ थे और वो अब भी लोकतंत्र के खिलाफ हैं। तालिबान देश को शरिया के कानून के हिसाब से ही चलाना चाहते हैं। ऐसे में मौलवी ही तय करेंगे कि इस प्रक्रिया में लोगों के अधिकार क्या होंगे, खास तौर पर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के। अफगानिस्तान से जिस तरह अमेरिकी नेतृत्व वाली नेटो फौजें अचानक हट गईं और जिस तरह पूरे देश में अराजकता फैल गई, उससे कूटनीतिक संबंधों को भी अचानक ही झटका लगा है। इस घटनाक्रम में एक नए ध्रुव का उदय भी हुआ, जिसमें चीन, रूस और पाकिस्तान शामिल हैं। चूंकि ईरान के संबंध भी अमेरिका के साथ ठीक नहीं है, इसलिए वो भी तालिबान को मान्यता देने के पक्ष में ही नजर आ रहा है। ये भी भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है। भारत के पूर्व उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अरविंद गुप्ता मानते हैं कि पानी के स्थिर होने तक भारत को सब्र के साथ ही काम लेना चाहिए। उनके अनुसार तालिबान से भारत को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तालिबान के असली चेहरे से सब परिचित हैं। तालिबान अभी तक एक घोषित चरमपंथी गुट ही है। चरमपंथ और रूढ़िवाद बड़ी समस्या बने रहेंगे, क्योंकि वो सोच कहीं से खत्म नहीं होने वाली है। तालिबान के सत्ता पर दखल से जिहादी सोच और भी विकसित होगी, जिसके दुष्परिणाम पूरी दुनिया ने पहले ही देख लिए हैं। वहाँ इस्लामिक स्टेट यानी IS की विचारधारा अब भी जिंदा है। सत्ता पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने कई ऐलान जरूर किए हैं और अपना उदारवादी चेहरा दिखाने की भी कोशिश की है, लेकिन बावजूद इसके अफगानिस्तान के विभिन्न प्रांतों में तालिबान लड़ाकों की ज्यादती की वारदात भी बढ़ रही है। खबरों के अनुसार तालिबान के लड़ाके घर घर की तलाशी ले रहे हैं और पहले की सरकार में काम करने वाले अधिकारियों और राजनेताओं को ढूंढ भी रहे हैं। जिन लोगों ने कभी तालिबान से लोहा लिया था, वो अब सीधे तौर पर उनके निशाने पर आ गए हैं, जबकि तालिबान ने कहा है कि वो बदले की कार्रवाई नहीं करेगा। इसी कड़ी में तालिबान से लोहा लेने वाली बल्ख प्रांत की गवर्नर सलीमा मजारी को भी तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया है। गुप्ता कहते हैं, ऐसे में तालिबान पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। जिस तरह उनके लड़ाकू लोगों को एयरपोर्ट भी नहीं जाने दे रहे हैं और आतंक फैला रहे हैं, वो सरकार कैसे चलाएंगे। उनका कहना है कि चीन और पाकिस्तान से भारत के संबंधों के परिप्रेक्ष्य में अगर अफगानिस्तान के घटनाक्रम को देखा जाए तो ये बेहद चिंताजनक है। इस नए ध्रुव में ईरान और मध्य एशिया के कई देश भी शामिल हो सकते हैं, जिससे चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। गुप्ता कहते हैं, तालिबान लाख दावा करे कि वो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश पर हमलों के लिए नहीं होने देगा, लेकिन ये सच्चाई है कि चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करते रहेंगे। भारत ने कभी भी तालिबान को मान्यता नहीं दी है। इससे पहले भी जब उनकी सरकार थी, तब भी भारत ने राजनयिक भाषा में जिसे कहते हैं इंगेज करना, वो कभी नहीं किया। सिर्फ एक बार जब इंडियन एयरलाइंस के विमान का चरमपंथियों ने अपहरण कर लिया था और उसे कंदहार ले गए थे, तब पहली और आखिरी बार भारत ने तालिबान के कमांडरों से औपचारिक बातचीत की थी। फिर भारत ने हमेशा खुद को तालिबान से दूर ही रखा। अमेरिकी फौजों के हटने की प्रक्रिया से पहले जब दोहा में तालिबान के नेताओं के साथ वार्ता के दौर चले, तब भी भारत ने उनके साथ एंगेज न करने का ही फैसला किया। पीछे के दरवाजे से भी तालिबान के नेतृत्व से बातचीत का भारत ने खंडन ही किया है। गुप्ता मानते हैं कि तालिबान के आने के बाद जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत में चरमपंथियों के घुसपैठ की घटनाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा करने की पूरी कोशिश करता रहेगा। वहीं अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय में कई बरसों तक काम करने वाले गुलशन सचदेवा कहते हैं कि तालिबान के साथ पाकिस्तान का होना भारत के लिए बड़ी चुनौती बना रहेगा। सचदेवा फिलहाल दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर सचदेवा ने BBC से कहा, तालिबान कौन है?
ये तहरीक जब शुरू हुई थी तो पाकिस्तान के एबटाबाद के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को सबसे पहले इसमें भेजा गया। इन्हें हथियार बंद किया गया था। ये शुरुआत थी, लेकिन उनकी जड़ें अभी भी वही हैं। जो चिंता की बात न केवल भारत के लिए है बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी ये उतना ही चिंताजनक है। सचदेवा कहते हैं कि पाकिस्तान की विभिन्न संस्थाओं जैसे सेना और गुप्तचर एजेंसियों का संबंध भी तालिबान से हमेशा गहरा ही रहा है, लेकिन 2001 में तालिबान के ठिकानों पर जब अमेरिकी सेनाओं ने हमला किया और उन्हें ध्वस्त किया और फिर अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार ने बागडोर संभाली तो लगा कि अब कभी तालिबान मजबूत नहीं हो पाएगा। उन्हें लगता है कि जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है उसमें अमेरिका, अफगानिस्तान में अशरफ गनी का नेतृत्व और तालिबान सब मिले हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं अगर ऐसा नहीं है तो फिर बिना प्रतिरोध के सरकार ने तालिबान के सामने क्यों घुटने टेक दिए। ये बड़ा सवाल बना रहेगा, क्योंकि अमेरिका भी कहता रहा है कि तालिबान को काबुल तक पहुंचने में 3 महीनों से भी ज्यादा का समय लग सकता है, लेकिन ये 3-4 दिनों में ही हो गया। सचदेवा का ये भी कहना है तालिबान के पिछले शासनकाल और इस शासनकाल का सिर्फ इतना सा फर्क है कि पहले वाले में उसे मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन इस बार विश्व के 2 ताकतवर देश जैसे रूस और चीन उसे मान्यता दे रहे हैं। यूरोप के देश भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो मानते हैं कि इस बार अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को देखते हुए भारत के लिए तालिबान से डील करना बेहद जरूरी हो जाएगा। सचदेवा कहते हैं कि भारत को देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी देर भारत तालिबान के साथ इंगेज करने में करेगा उसका सीधे तौर पर पाकिस्तान फायदा उठाने की कोशिश करेगा। सामरिक हलकों में भी इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या भारत को भी अफगानिस्तान में अपने दूतावास को जल्द ही फिर से शुरू कर देना चाहिए। सामरिक मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अभिजीत अय्यर मित्रा भी यही मानते हैं। वो कहते हैं न सिर्फ राजदूत को वापस भेजना चाहिए, बल्कि भारत को चाहिए कि अपने सभी सलाहकारों को भी दूतावास में तैनात करे। रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान के दूतावास वहां बंद नहीं हुए हैं। भारत को तालिबान के साथ एंगेज करना हित में उठाया गया कदम होगा। मित्रा का मानना है कि अभी तक भारत ने जिस तरह का रुख अपनाया है वो बिल्कुल सही रहा, लेकिन अब बदले हुए हालात में भारत को भी अपनी नीति में फेरबदल करना चाहिए। वो कहते हैं कि पहले के तालिबान और अब के तालिबान में इतना फर्क है कि अब उनका वैश्वीकरण हो चुका है। उनका कहना है पहले वाला तालिबान पूरी तरह से पाकिस्तान के नियंत्रण में रहा, लेकिन संगठन के दूसरे सबसे बड़े नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अखुंद ने 8 सालों तक पाकिस्तान की जेल में यातनाएं सही। इसके बाद तालिबान का अब पाकिस्तान के प्रति पहले जैसा रुख हो ये जरूरी नहीं। इसके संकेत तब मिलने लगे जब तालिबान ने इतनी तेजी के साथ अफगानिस्तान के सत्ता पर कब्जा कर लिया। सत्ता हथियाने के साथ ही तालिबान द्वारा दिए जा रहे संकेतों को सामरिक विश्लेषक गंभीरता से देख रहे हैं। मसलन महिलाओं को बुर्के की जगह हिजाब पहनकर काम करने की अनुमति, अफगानिस्तान की धरती का किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल न करने दिया जाना, गुरुद्वारे में सिख और हिंदुओं को आश्वासन, भारत की वहां शुरू की गई परियोजनाओं को पूरा करने का आग्रह और शिया समुदाय के साथ बेहतर संबंध बनाने के भरोसे का भी बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। जहां तक रही बात अफगानिस्तान में शरीयत कानून लागू करने की, तो अभिजीत अय्यर मित्रा कहते हैं कि काबुल और कुछ प्रांतीय शहरों को छोड़कर अफगानिस्तान में कोई कानून सख्ती से लागू ही नहीं रहा। मित्रा कहते हैं प्रांतों और सुदूर इलाकों में घर का जो बड़ा है या जो कुनबे का सरदार है, जो उसने कह दिया वही कानून है। शरीयत लागू होने से कोई प्रणाली तो आ जाएगी जिसके तहत मामलों को सुलझाया जा सकेगा। यह व्यवस्था काबुल के लिए ठीक नहीं हो सकती है, मगर अफगानिस्तान के बड़े इलाके में इस बहाने कोई कानून तो लागू होगा। वो कहते हैं कि ये सही है कि तालिबान को पाकिस्तान के संरक्षण ने ही मजबूत किया है, मगर आम अफगान की भावनाएं पाकिस्तान के खिलाफ ही हैं। इसका भारत को फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि तालिबान भी बड़ी आबादी की भावनाओं के खिलाफ जाने का जोखिम नहीं उठा सकता।